Hello बच्चों and good morning to all. In our fourth lecture, we have discussed about नस्ट इक्वेशन. फोर्थ वीडियो के अंदर हमने नस्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था. नस्ट इक्वेशन जो होती है वो किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने का काम करती है, ई सेल को निकालने का काम करती है. जो नस्ट इक्वेशन होता है वो सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ को नहीं, सिंपल ईएमएफ को कैलकुलेट करने का काम करता है. और कैसे करता है वो सब बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी. आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से नस्ट इक्वेशन के साथ में कनेक्ट करेंगे ये टॉपिक करने वाले हैं. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन. इक्विलिब्रियम आप लोगों ने अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट करते हैं. हम यहाँ पर एक रिएक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ मेटल ए एंड बी. ये है, इनकी स्टोइकियोमेट्री स्मॉल a स्मॉल b एंड दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस x एंड y. इनमें रिएक्शन होके x और y प्रोडक्ट बनाते हैं विद देयर स्टोइकियोमेट्री स्मॉल x एंड स्मॉल y. ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये प्रोडक्ट इंटरेक्ट करके वापस रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. यानी कि दिस रिएक्शन इज नाउ इन इक्विलिब्रियम. सो वी नो दैट व्हेन अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. हम उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम में होता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन of the products are x and y raised to power equal to their stoichiometries divided by product of the concentration of the reactants raised to power their stoichiometries. Let this be as equation 1. From Nernst इक्वेशन आपने की, उसका क्या फॉर्मूला था? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log product of the concentration of the products divided by the product of the concentration of the reactants. Let this be an equation number 2. अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखोगे आफ्टर लॉग सिस्टम इज इक्वल टू, लॉग के बाद वाला जो पोर्शन है वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 से मैच करता है. यानी कि जहां हमने लॉग के बाद जिन वैल्यूज को लिखा है उस जगह पर हम किसको लिख सकते हैं? Kc को लिख सकते हैं. तो ऐसा करने पर दिस इक्वेशन बिकम्स, अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी? E cell इज इक्वल टू E naught cell minus 0.0591 divided by n log Kc. ये हो गया. अब जो E cell की वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट मिलकर दोनों तरफ में जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इसका मतलब जो दोनों तरफ में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आर इक्वल, then there will be no movement of electrons from left side of the beaker to the right side of the cell. जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाएगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट विल स्टॉप. और इलेक्ट्रिकल करंट अगर बंद हो गया तो एट इक्विलिब्रियम E cell value will become 0. Therefore what we can write here, this will be 0 is equal to E cell. और अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें E cell का विजय ट्रांसफर करो, ये बन जाएगा माइनस E naught cell इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Kc. माइनस मल्टीप्लाई कर दिस इक्वेशन को. नाउ द इक्वेशन विल बिकम दिस. ये इक्वेशन बन जाएगी. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन. इसमें हमने देखा कैसे नर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ लगाया है. अब इस इक्वेशन को बेस्ड यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन योर दिस एक्सरसाइज.
दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का न्यूमेरिकल होगा आपको, या हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालने को दे दिया जाए। लेकिन उस क्वेश्चन की खास बात होगी इट विल इन्वॉल्व द वर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम का जिक्र जरूर आ रहा होगा। जब इक्विलिब्रियम की बात आ जाती है तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, एंड बाय दिस यू हैव टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स। Let me make you what problems can be faced by you during the solution of these numericals. Numericals करते हो, एक तो Kc की वैल्यू इन सब numericals you may have to calculate, हो सकता है आपको निकालने पड़ते, और ये भी हो सकता है कि ये गिवन हो। अगर ये वैल्यू गिवन है तो E नॉट सेल स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल में भी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। और कई बार क्या होता है स्टैंडर्ड EMF ना पूछकर किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लेते हैं, तो इन दैट केस write the expanded form of this E naught cell। तो वो क्या था हमारा, दिस वाज E naught राइट साइड माइनस E naught लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, फिर सब कुछ वैसे का वैसा हो जाएगा कि 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Kc। तो ये जो अब आपका फॉर्मूला बना है इस जगह पर E naught, अब ये फॉर्मूला आपका इस यूनिट के फर्स्ट एक्सरसाइज वाला हो गया जो हम E naught सेल से रिलेटेड कर रहे थे। वही लेफ्ट साइड राइट साइड वाला सिस्टम सेल रिप्रेजेंटेशन वाला, उन सिस्टम से आप पास होकर के फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। नाउ वी हैव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखिए ये जो डॉटेड लाइन है इट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां देखो आप इसके अंदर ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर हम उनको समझना चाहें तो इसका मतलब ये हो कि ये कोई रिएक्शन है हमारा, इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने का काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो जो एग्जैक्ट मीनिंग है हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर के, तो उसको समझने के लिए ये देखिए अब मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास जिंक और कॉपर आयंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो व्हाट इज द इनिशियल प्रोसेस? सबसे पहले क्या हो रहा है, जिंक विल लूज द इलेक्ट्रॉन, जिंक में ऑक्सीडेशन का काम होगा, और ऑक्सीडेशन होने पर जिंक विल बी कन्वर्टेड टू जिंक आयंस। सो दिस रिएक्शन जो नीचे की तरफ का ग्राफ है इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो उसके अंदर क्या होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, नीचे जो ऊपर रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल को दिखा रखा है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखा रखा है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन के शुरू होने से लेकर के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम बनने तक, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो जिंक आयन, शुरू के अंदर जिंक आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0, यानी कि जिंक एटम के रूप में है, जिंक मेटल के फॉर्म के अंदर है। तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, 0। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, as soon as the reaction proceeds, zinc ions are start producing, प्लस में ये इलेक्ट्रॉन लूज करना, मतलब प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टार्ट्स। तो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिप्रेजेंटेड हियर। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिएक्शन बढ़ रहा है, तो रिएक्शन बढ़ भी रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन पर। और यहाँ पर जाकर के ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी बात हम करते हैं कॉपर आयंस में। कॉपर आयंस क्या करेंगे, जिंक आयनों ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो उनको गेन करेंगे, दे विल बी कन्वर्टेड टू एटॉमिक फॉर्म। तब क्या होगा, इसके अंदर ये रिडक्शन की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहां देखिए जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो उस समय रिडक्शन का पोटेंशियल भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तो गेन भी नहीं होगा, मतलब रिडक्शन का काम भी नहीं होगा। जब रिडक्शन का काम नहीं होगा उसका पोटेंशियल कैसे है, 0। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू होगी वैसे रिडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो रिडक्शन और इक्विलिब्रियम, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसीड्स simultaneously and reaches to a specific point where equilibrium is reached. So this is the graphical representation of equilibrium constant. Now next topic is, after this we will have Gibbs free energy. इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर। गिब्स फ्री एनर्जी
न्यूमेरिकल्स के अंदर ये लास्ट टॉपिक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो गिब्स एनर्जी है उसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आती है उसे हम डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड लगा दिया अगर ये प्रोसेस हमारी स्टैंडर्ड रिएक्शंस में, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स साइंटिस्ट है जिसने फ्री एनर्जी के फॉर्म को बताया था। एंड व्हाट इज दैट? सपोज कोई सिस्टम है, कोई मशीन है, इट हैज टोटल ऑफ 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। एक मशीन है जिसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? 100 किलो जूल की। नाउ इफ वी वांट टू परफॉर्म फंक्शंस फ्रॉम दिस मशीनरी, अगर हम इस मशीन से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वी कैन नॉट यूटिलाइज दिस 100% ऑफ दिस एनर्जी। इस एनर्जी का पूरा 100 किलो जूल एनर्जी हम यूज में नहीं ला सकते, बिकॉज some part of this energy utilized by the machine to run its parts, to run itself। उस टोटल एनर्जी के कुछ हिस्से को तो मशीन खुद यूज करती है ताकि वो ढंग से काम कर सके। उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है, वो जो एनर्जी इसने यूज करी है दैट इज ऑफ 30%, वो 30% यूज करी। तो बच गई जो 70% है हमारे पास में, वो 70% कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। तो वो जो एनर्जी बची है जो किसी काम में लाई जा सकती है, किसी काम में उपयोग की जा सकती है, दैट इज नोन एज फ्री एनर्जी। उसी को हम फ्री एनर्जी। सिंस दिस वाज प्रपोज्ड बाय गिब्स, इसलिए हमने इसका नाम बोल दिया गिब्स फ्री एनर्जी बोल दिया। हियर इन दिस यूनिट फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल जी नॉट इज, वी हैव थ्री फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने। डिपेंडिंग अपॉन द parameters given in your numerical, you may proceed with either of the formula. For example, del G is equal to del G naught is equal to minus n f E naught set, where del G naught is equal to minus n वही है जो नस्ट इक्वेशन में यूज किया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। f चार्ज की यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम्स इनटू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल को हम करते हुए आ रहे हैं फर्स्ट मिनट से। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गिब्स फ्री एनर्जी। अगर न्यूमेरिकल में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का जिक्र करके दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पॉइंट दे रखा है, कॉपर, एनोड एक्सेट्रा, किसी मेटल में दे रखा, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। और अगर ये नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी है और उसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज कर लिया है, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log Kc। ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log Kc। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला अभी हमने किया था, and the formula is E naught cell is equal to 0.0591 divided by n log Kc। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर Kc की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है तो बाकी चीजें आपको गिवन होंगी। न्यूमेरिकल की कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे, इफ यू यूज दिस सेकंड फॉर्मूला डायरेक्टली, अगर सेकंड फॉर्मूला डायरेक्टली तो बहुत कम न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको डेल जी की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई होगी, अदरवाइज इट इज नॉट गिवन। और अगर ये नहीं दे रखी है तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना ताकि आप केसी को कैलकुलेट कर सको। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूले से आप ई नोट सेल की डेल्टा जी की वैल्यू को निकालो, फिर उसके बाद इस वैल्यू को आप इसके अंदर रखो और फिर आपके पास Kc की वैल्यू है। मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके तीन अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। कौन कौन से? डेल जी को निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, और फर्स्ट फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए आपको ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्मूला होता है डेल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज डेल एच माइनस टी डेल एक्स। एक ये फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड कंडीशन में दे सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है। डेल एच ये क्या होता है? एंथैल्पी। अगर वर्ड आपका न्यूमेरिकल के अंदर एंथैल्पी यूज हो रहा है तो समझ जाओ फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना, फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा उसके अंदर।
-T टेम्परेचर जो भी वैल्यू दे रखी है, और उसमें डेल S जो दे रखा है, यानी कि इनटू में जो है ये है एंट्रोपी। ये है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो ये आपको न्यूमेरिकल में अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी दे रखा है तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रखा है तो डेल्टा जी की वैल्यू को आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। केसी क्या रखा है न्यूमेरिकल, गिब्स एनर्जी का नाम आ रहा है, और केसी का भी आ रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। सो नाउ वी हैव एंडेड विद द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ this unit based on standard electrode potential values of the cell, standard EMF of the cell। अब हम नए टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पर we will go with non numerical portion। नॉन न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे हम यहाँ पर, एंड दे आर सम कमर्शियल सेल और बैटरी। कमर्शियल सेल और बैटरी करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर। कई बच्चों को इनमें इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू को लेकर के, इलेक्ट्रोड्स की कन्वेंशन को लेकर के काफी प्रॉब्लम आ रही है। सो हाउ कैन वी सॉल्व? ये देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको जो पता होता है वो डायरेक्ट पॉइंट आप यूज करें, और इलेक्ट्रोड का जो पॉइंट आपको पता है वो क्या पॉइंट पता है कि एनोड जो होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो कैथोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये कब की बात आ रही है? व्हेन करंट इज गिवन टू द सिस्टम। जब हम किसी सिस्टम को करंट दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं उसको, तब तो उसके अंदर डायरेक्ट मेथड मतलब जो आपको पता है वही तरीका यूज करना। और आपको ये अच्छे से पता है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से हो सकता है। ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स। अब ये इसमें सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आप कराओगे। ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड्स को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो उसमें पॉजिटिव क्या होगा? एनोड होगा, और नेगेटिव क्या होगा? कैथोड। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये बहुत बड़ा फर्क। लेकिन जब करंट सिस्टम के द्वारा बनता है, मतलब व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी से केमिकल रिएक्शन से जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थर्मल एनर्जी से बात नहीं कर रहे हम, हाइड्रोलिक एनर्जी से बात नहीं कर रहे, और हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनने वाले एनर्जी की, व्हेन द केमिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तब हमारे साइन कन्वेंशन जो होते हैं दे आर चेंज, ये बदल जाता है। और इसका तरीका क्या बता रहा आपको याद करने का? यू रिमेंबर द वर्ड लो, बस दोनों वर्ड याद रखो। जब सिस्टम करंट बना रहा है तो आप इस वर्ड को याद रखो, और इसमें आपका नाम आ रहा है ऑक्सीडेशन एनोड, और एनोड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां अब हम लिख सकते हैं एनोड कैसा होगा? एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसमें, और वो नेगेटिव चार्ज होगा जब करंट बन रहा है। मतलब बैटरी जो है, घरों में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी है या ड्राई सेल वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करें। और जो कैथोड है, कैथोड कैसा हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन होगा, और उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, दैट यू कैन गो थ्रू द बुक, आसान लैंग्वेज में दे रखे हैं। यही है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जब करंट बनता है तो साइन उल्टे हो जाते हैं, जो आप जानते हो उस तरीके से। बस ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा। आफ्टर दैट अब हम करते हैं सम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरीज। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बैटरी के बारे में, दैट इज सम सेल्स और बैटरी।
अभी जो हम पढ़ करके अभी तक जो हम पढ़ के आए थे ऑल वर सेल्स, सारे सेल ही थे। अगर हम डेफिनेशन के ऊपर आ जाए इसकी, व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज अ डिवाइस, अ बैटरी इज अ डिवाइस, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म में होता है तो वी कैन यूज द वर्ड डिवाइस। अ सेल इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है एंड ए रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उस रेडॉक्स रिएक्शन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिकल करंट बनता है। दिस इज सेल। बैटरी के अंदर क्या आ जाएगा? बैटरी इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स इन विच रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस मेनी टाइम्स। बैटरी क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल, जिसमें कम से कम 2 सेल और ज्यादा कितने भी सेल हो सकते हैं, और वो सब मिलकर के एक बड़े सिस्टम को बनाते हैं जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन कई बार होता है, क्योंकि सेल कई बार है तो रेडॉक्स रिएक्शन भी कई बार होगा, और जब रेडॉक्स रिएक्शन कई बार होगा तो वो क्या बन जाएगा? एक बैटरी बन जाएगा। अब हमारे पास सिलेबस के अंदर वी आर गिवन विद 5 टाइप ऑफ सेल और बैटरीज। 5 सेल या बैटरी हैं, जिनमें से सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सेल दे रखा है या बैटरी दे रखा है। सो सेल और बैटरीज आर ऑफ 3 टाइप, 3 प्रकार के सेल या बैटरी। फर्स्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, सेकंड को बोलते हैं सेकेंडरी सेल, एंड थर्ड इज नोन एज फ्यूल सेल। थर्ड अलग वर्ड आ गया। if you are expecting tertiary cells, तो tertiary नहीं है, ये फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल आर दोज डिवाइसेस इन विच द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस एंड आफ्टर दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, दे आर डिस्ट्रॉयड। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट एक बार ही बनता है, जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन एक बार ही होता है, उसके बाद ये यूजलेस हो जाते हैं और हम इनको फेंक देते हैं, दे आर ऑफ नो यूज। ये हो गए प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल्स आर दोज सेल्स इन विच रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स। सेकेंडरी सेल वो सेल है जिनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि करंट बनने के काम को हम कई बार करवा सकते हैं, यानी कि इनके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही काम करवाए जा सकते हैं। इन कॉमन इफ यू वांट टू से दे आर चार्जेबल सेल्स। ये वो सेल है, ये वो बैटरी है जो चार्ज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल घरों के अंदर जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं वो हैं, या व्हीकल्स में जो बैटरीज होती हैं ये वो चीज होती है, या मोबाइल बैटरीज हैं, दे आर सेकेंडरी सेल्स। और फ्यूल सेल्स क्या हैं? दे आर मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर नॉट कॉमनली यूज्ड। ये विशेष प्रकार के सेल होते हैं जो स्पेसिफिक जगहों के ऊपर ही यूज होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा ड्यूरिंग देयर फ्लाइट्स तब यूज होते हैं। और जो फ्यूल सेल्स होते हैं, देखो जितने भी टाइप के सेल हम यहाँ पर करने वाले हैं, इन सब सेलों की कॉमन बात होगी, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फ्यूल सेल, इन तीनों टाइप के सेलों के कॉमन पॉइंट ये रहेगा कि ऑल विल हैव रेडॉक्स रिएक्शन इन देम। सबके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का काम 100% होगा। जब भी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी के बनने की बात आ रही होगी तो उस समय 100% ये पॉइंट जरूर होगा कि रेडॉक्स रिएक्शंस विल टेक प्लेस। एक एलिमेंट उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा उनमें गेन करेगा। अगर ये प्रोसेस नहीं हो रही है तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम नहीं बना सकते उसको। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए क्या मेन पॉइंट है इन सभी प्रकार के सेलों के अंदर? रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ गई तो ये भी पक्का होगा उसके अंदर एक एलिमेंट, एक मेटल उनके अंदर 100% प्योर फॉर्म में होगा, एक उसमें इम्प्योर फॉर्म के अंदर होगा, क्योंकि प्योर फॉर्म में जो एलिमेंट होगा वो ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इम्प्योर फॉर्म में होगा वो गेन करेगा। सो दिस इज द बेसिक मेन पॉइंट बिहाइंड ऑल द टाइप ऑफ सेल्स। बस ये 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इनको आप ध्यान रखो तो आपके लिए सारे सेल की प्रोसेस पढ़ना, उनके रिएक्शंस को याद करना बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। अदरवाइज अगर आप इन पॉइंट को याद रखोगे तो यू मे हैव टू क्रैम्प, और अगर आप रटोगे तो कहीं ना कहीं गलती भी करोगे, भूल भी जाओगे। सो पॉइंट चल रहा है हमारा फ्यूल सेल पे। फ्यूल सेल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर हम केमिकल्स ना यूज करके डायरेक्ट फ्यूल का यूज करते हैं। इन सब के अंदर तो हम तो केमिकल्स का यूज करते हैं, इनके अंदर हम डायरेक्ट फ्यूल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन कमिंग फ्यूचर। हाइड्रोजन जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी
मिलने की संभावना है इसके अंदर, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर। तो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एक फ्यूल है। हाइड्रोजन को हमने सेल के रूप में यूज किया, हाइड्रोजन से हमने इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी तो हम बनाते हैं, अब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करें इसमें, ये हो गया हाइड्रोजन। इसके अलावा आप और भी फ्यूल ले सकते हो, लाइक मीथेन, इथेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। वी कैन यूज दिस केमिकल कंपाउंड्स टू फॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयरफॉर इसलिए हमने इनको क्या बोला, फ्यूल सेल के नाम। वी विल डील विद ईच वन बाय वन, स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां पर प्राइमरी सेल्स के बारे में। डेफिनेशंस वी डिड, डेफिनेशंस हो गई इसकी, और डेफिनेशंस में क्या किया हमने कि दे आर those cells in which redox reactions can take place only once, and that will be only in forward direction. We have two example of primary cell and two example of secondary cell and only one example of fuel cells. तो पहला जो primary cell है, that is first primary cell is dry cell. ये वही सेल है जिसको हम घरों के अंदर, टॉर्च में, रेडियो के अंदर यूज करते थे। दे आर, और जो वॉचेस होती है, वॉल क्लॉक होती है, उनके अंदर भी हम इनको यूज करते हैं। दे आर ड्राई सेल्स। तो ड्राई सेल्स का फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे यहाँ पर कंपोजिशन। जितने भी सेल आप करोगे सभी के अंदर आपको कंपोजिशन करना है और फिर उनकी वर्किंग करनी है और लास्ट में फिर उनकी एफिशिएंसी बतानी है, व्हाट इज देयर आउटपुट, वो कितने एफिशिएंट होते हैं। सो फर्स्ट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन प्राइमरी सेल यानी ड्राई सेल का जो कंपोजिशन होता है, ड्राई सेल एक कंसिस्ट ऑफ ए बीकर। ड्राई सेल एक बीकर का बना होता है जो मेटेलिक इन नेचर होता है एंड दिस इज जिंक कंटेनर। अब देखो मैंने आपको कॉमन पॉइंट में बताया था कि हर सेल के अंदर एक एलिमेंट तो प्योर फॉर्म में मिलेगा और वो एक एलिमेंट हमें मिल गया यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ जिंक। तो ये जिंक का कंटेनर भी है और ये एक इलेक्ट्रोड का भी काम करेगा, और ये प्योर फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन का काम करेगा। और ऑक्सीडेशन का काम करने का मतलब एनोड का काम करेगा। एनोड पे कैसा चार्ज है, करंट इज प्रोड्यूस्ड, वैसे एनोड को होता है पॉजिटिव, तो अब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर? ओके। अब देखो इसके अंदर की तरफ में भी यूज पोरस पेपर, इसके बीच में हमने अंदर की तरफ में लगाए पोरस पेपर। दिस पोरस पेपर, ये हो गया पोरस पेपर। ये पोरस पेपर सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। और इसके बिल्कुल अंदर की तरफ में है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। दिस इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है, मतलब ग्रेफाइट नेवर रिएक्ट्स, ये रिएक्शन नहीं करता। तो ये किसका काम करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और ये अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन का काम हो लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काम हो लिया, तो फिर किसका काम बच गया, रिडक्शन का। तो यानी कि ये किसका काम करेगा, पॉजिटिव यानी कि कैथोड का। तो ये तो हो गया आपका एनोड और ये हो जाएगा आपका कैथोड। अब जो इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बाहर की तरफ आप लोगों ने देखा होगा सेल के एक मेटल कैप लगी हुई होती है। सो दिस इज अ मेटल कैप। ये मेटल कैप होगा। अब बच गई इनकी स्पेसेस। इनका जो स्पेस बचा है, इस स्पेस के अंदर ये तो हमारे पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होगा। अब ये जो स्पेस बचा है एसोसिएटेड विद जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर के साथ जो स्पेस बचा हुआ है, दिस स्पेस इज फिल्ड विद, इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लगे होते हैं एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज इन दिस स्पेस, द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इज, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस ZnCl2, जिंक क्लोराइड। यहाँ दो इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं जिसमें मेन इलेक्ट्रोलाइट आपका ये है, और जो जिंक क्लोराइड है ये इस प्रोसेस के अंदर जब इस सेल के अंदर वर्किंग होगी उसमें अमोनिया गैस बनेगी। वो अमोनिया गैस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को रोक सकती है, जिससे सेल के एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा, सेल खराब हो सकता है। तो उस गैस को न्यूट्रलाइज करने का, उसे कंपाउंड में बदलने का काम जो करता है वो ZnCl2 करता है।
ये उसको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बदलता है और वहां पर गैस खत्म हो जाती है और हमारा सेल एफिशिएंटली काम कर पाता है। अब बच गया इसका दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज फिल्ड विद, इस पोर्शन के अंदर लगा होता है सेकंड इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज फिल्ड विद, इसमें है MnO2 प्लस कार्बन पाउडर, कार्बन यहाँ पाउडर के फॉर्म में, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। आफ्टर दैट बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ वैक्स, इसके बाहर की तरफ वैक्स की एक लेयर लगाई जाती है इन ऑर्डर टू मेक इट एयर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। आफ्टर दैट अ प्लास्टिक कैप इज अप्लाइड, इसके ऊपर एक लाल रंग की या अलग अलग सेल में अलग अलग रंग के प्लास्टिक कैप लगा देते हैं और ये जो जिंक कंटेनर बाहर से इसके ऊपर हम एक एनवलप लगा देते हैं पेपर का, जैसे निप्पो बैटरी है तो अपने निप्पो के नाम से हो जाता है, या कोई और सेल है तो वो अपने और सेल की कंपनियों में एक पेज लगा देते हैं बाहर की तरफ। अगर हम पेज को हटाते हैं तो आपको ये इस प्रकार कंपोजिशन में देखने को मिलेगा। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ड्राई सेल। नाउ वी विल हैव वर्किंग। ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन। अब है वर्किंग, हाउ द ड्राई सेल वर्क्स। अब एक और ट्रिक आपको बताता हूँ पांचों सेलों के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज बिगिन योर प्रोसेस विद एनोड, एनोड से शुरू करना होता है, एट एनोड। एनोड से क्यों शुरू करना है? एनोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। एनोड से शुरू क्यों करना है? बिकॉज सबसे पहले हमारा प्योर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन लूज होते जब इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे तो फिर प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर किसी वायर से इस वाले पोर्शन को यानी कि इस मेटल को, हम वैसे तो हम क्या करते हैं नीचे और ऊपर वाले पॉइंट को वायर से जोड़ते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं नीचे ऊपर से। अब पूरा ये कंटेनर हमारा किसका है? जिंक का। सारा का सारा जो पोर्शन है ये क्या है? एनोड का काम करो। तो कहीं से इन दो पॉइंट्स को आप जैसे आप कनेक्ट करोगे इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, मेटल गैप से होते हुए किसके अंदर आ जाएंगे? एंड विल स्प्रेड इनटू द सेल। कार्बन इलेक्ट्रोड में है, उसके बाद सेल में फैल जाएंगे और सेल में जाते ही जो इलेक्ट्रोलाइट था वो डिसोशिएट करना शुरू कर देगा। तो एनोड में किससे शुरुआत हो रही है? एनोड स्टार्ट्स विद जिंक। ये जिंक है एंड व्हाट इट डज, क्या कर रही है? इट फॉर्म्स जिंक इलेक्ट्रॉन। ये जिंक इलेक्ट्रॉन्स को बनाने का काम करता है, जिंक आयंस और जिंक इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो जिंक इलेक्ट्रॉन्स बने हैं दे आर माइग्रेटेड टू कैथोड। तब हम क्या करेंगे? कैथोड। कैथोड कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज, रिवर्स, उल्टे साइन कन्वेंशन, क्योंकि हम क्या करें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करें, ईसी सेल करें, जहां साइंस, जहां कन्वेंशन चेंज हो जाते हैं। तो एट कैथोड, कैथोड के अंदर क्या होगा? अब कैथोड में देखो, कैथोड के अंदर हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स हैं? एक तो हो गया हमारे पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड तो कैसा? इनर्ट है, लेकिन अब इसके बाद में किसके अंदर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे केमिकल है, और केमिकल के MnO। जो कार्बन हमने यहाँ लिया है, दैट कार्बन डू नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन। वो जो कार्बन हमने लिया है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता इसके अंदर। इसका भी यूज होगी, मेन इलेक्ट्रोलाइट का काम है। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, अमोनिया गैस को खत्म करने का काम करता है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रॉनों को गेन करने का काम करेगा, क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर करने का काम है, गेन करने का काम है मैंगनीज करेगा, Mn करेगा। कैसे? विल चेक। और जो कार्बन है वो पूरे सॉल्यूशन को, पूरे इलेक्ट्रोलाइट को, पूरे सिस्टम को पोरस रखने का काम करे, ताकि आयनों का फ्लो, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्मूथली हो सके। ये है MnO2। और देखो हर सेल की खास बात क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन एनोड में बढ़ेंगे वो आपने कैथोड पर जरूर दिखाना है, बिकॉज एनोड से कैथोड में ट्रांसफर होते तभी इलेक्ट्रिकल करंट बनता है। तो ये हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो ये इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं MnO2 के साथ ही साथ में क्या हो रहा है? जो अमोनियम क्लोराइड है NH4 है, ये इलेक्ट्रॉन वहां भी जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसको डिसोशिएट करते हैं, इसको आयनाइज कर देते हैं एंड इट फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हमें यहाँ पर 2 अमोनिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए डबल कर दिया। ये तो अब देखिए आप इसके अंदर MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन तो MnO2 गेन करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट था हमारा यहाँ पर NH4 Cl आयनाइज कर रहा है, इसके आयनाइज होने से जो अमोनियम आयन बने हैं
ये अमोनियम आयंस अब रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और रिएक्शन क्या बनेगा ये देखो। दिस MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू, ये बदल जाता है, इज रिड्यूस्ड टू Mn2O3 के अंदर। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, लेकिन दो है तो एक के पास कितना हो जाएगा +3, तो +4 से +3 में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन। साथ में अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अमोनिया आयंस है इनमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, और हाइड्रोजन निकलने पर क्या बन जाएगा अमोनिया गैस। अब देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकले इट इज विद 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से 2 H पॉजिटिव निकले, 2 H पॉजिटिव और एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा दे विल फॉर्म H2O। सो दिस इज द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये कैथोड पर होने वाला रिएक्शन। सो दिस इज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ सेल। अब देखिए इसके बाद में क्या हो, अब पॉइंट आता है कि जो जिंक आयन थे हमारे यहाँ पर, व्हाट हैपेंड विद देम, इनके साथ क्या हुआ और क्या बच गया, जिंक ये बच गया हमारे पास, और क्या बच रहा है ये हो गया, और क्या बच रहा है ये 4 चीजें बच गई। तो यहाँ पर क्या होगा इनके साथ में विद दिस जिंक क्लोराइड के कारण से ZnCl2 प्लस NH3 इनके बीच में रिएक्शन होगा एंड दे विल बी कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बन जाएगा ZnCl2 एंड NH3 ट्वाइस। अब बच गया हमारे पास ये जिंक आयन और ये क्लोराइड आयन। एक बार जब ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा उसके बाद ये जिंक आयन, क्लोराइड आयन, अमोनिया और ये चारों मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करके इस कॉम्प्लेक्स को लगातार बनाते रहेंगे, जिससे हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा एंड सेल विल वर्क कंटिन्यूअसली। एफिशिएंसी ऑफ ए ड्राई सेल इज, एक ड्राई सेल की एफिशिएंसी इट इज फ्रॉम 1.25 टू 1.5 वॉट, इतनी होती है। इनिशियली इसकी जो इसकी एफिशिएंसी है वो इतनी है, जैसे हम यूज करते हैं इसकी एफिशिएंसी डाउन होते चले जाते हैं, केमिकल्स खत्म होते चले जाते हैं। नेक्स्ट भी है, ये तो हो गया प्राइमरी सेल का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड एग्जांपल प्राइमरी सेल के अंदर है, now next example is Rubin-Mallory cell. Rubin-Mallory cell या इसका दूसरा नाम होता है मर्करी सेल, जिसको मर्करी सेल के नाम से बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या नाम है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ Rubin-Mallory सेल। इसका कंस्ट्रक्शन ड्राई सेल से इजी है। ये जिंक कंटेनर हो गया, जिंक कंटेनर का ये बीकर हो गया, इसके अंदर की तरफ ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होगी, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, और जो इसमें पोरस पेपर जो ड्राई सेल में बीच में होता था वो पोरस पेपर जिंक कंटेनर के बिल्कुल बॉल के साथ लगता हुआ है, ये हो गया। तो अगेन दिस इज जिंक, ये हो गया पोरस पेपर, ये हो गया ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। जिंक है तो किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, ऑक्सीडेशन पे किसका काम करेगा, एनोड, और एनोड का कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो यहाँ कैसा हो जाएगा, कैंसिल फ्रॉम आउट, ऊपर से बंद करते हैं, और बंद करने से पहले इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को लगाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड हियर इज KOH, यहाँ का जो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, KOH और HgO। ये दो इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर यूज करते हैं, KOH एंड HgO। इसका इस सेल का नाम मर्करी सेल इसलिए रखा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो हमने HgO लिया है, मर्करी ऑक्साइड जो लिया है, इट विल बी रिड्यूस टू मर्करी, प्योर मर्करी में बदल जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया मर्करी सेल। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन इसका। नेक्स्ट इज वर्किंग, ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है इसका, वर्किंग करते हैं। तो वर्किंग एज डिस्क्राइब, सबसे पहले शुरू करोगे एनोड से। एनोड कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज का, इसके ऊपर क्या है, प्योर एलिमेंट, और प्योर एलिमेंट कौन है,
जिंक, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा लाइक दिस। ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जिंक में थोड़ा सा स्पेस डाल के लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो क्या है, KOH। तो जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रोलाइट पे जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट को जाते आयनाइज कर देंगे। इन ऑर्डर टू बैलेंस करने के लिए हम इसको डबल करके 2K पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। तो यहाँ जो ये जो दो OH आयन आए हैं वो जिंक आयन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये हो गया 2OH नेगेटिव आयंस एंड दे विल कन्वर्ट दिस जिंक आयन, इस जिंक आयन से OH रिएक्शन करेंगे और जिंक आयन को ही बदल देंगे ZnO के प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2 वैल्यू प्रोड्यूस और वी कैन फॉर्म OH। अब आप इनको OH में कन्वर्ट करो। अगर वाटर बनेगा तो वाटर भी आप ऑक्सीडाइज होकर के OH आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो OH आयन है, ये OH आयन कहां से आए थे, शुरू के अंदर रिएक्शन शुरू कराने के लिए तो KOH से आए थे। उसके बाद अब रिएक्शन के अंदर ये अपने आप ही OH बनेंगे और जब ये अपने आप OH बनेंगे तो इसके अंदर ये क्या करेंगे, रिएक्शन को आगे की तरफ ले जाने का काम करेंगे। आफ्टर दैट ये तो हो गया एनोड। अब हम करते हैं एट कैथोड। कैथोड को, और कैथोड की तरफ में कौन है यहाँ पर, वी हैव HgO, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है और नीचे की तरफ क्या है, HgO है। तो HgO क्या हो गया, इसके अंदर मेन इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर आप OH जो हमने लिखा है इसके लिए आप वाटर भी यूज कर सकते हो, वही की बात है। तो HgO प्लस वाटर इसमें बना हुआ, या जो KOH हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट लेकर के सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर। तो वाटर के मिलने की दो प्रोबेबिलिटीज आर देयर कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ हो या फर्स्ट रिएक्शन के अंदर वाटर बना। तो ये होगा। और दूसरा पॉइंट क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स, वो जरूर दिखाने आपने, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर करने। तो अब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Hg विल बी प्रोड्यूस्ड। ये मरकरी का बनना जरूर होगा इसके अंदर। Hg के अलावा इसके अंदर क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ये इनके साथ में रिएक्शन बन। अब ये जो दो OH आएंगे ये इसमें प्रोसेस करने का काम करेंगे। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन विल रिपीटेडली टेक प्लेस। फर्स्ट काम हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल इज 1.35 वोल्ट थ्रूआउट द लाइफ। जब तक ये चलेगा तब तक इसकी फुल एफिशिएंसी होगी 1.35 वोल्ट। उसके बाद आफ्टर दैट इट सडनली ड्रॉप्स इट्स पोटेंशियल, एकदम से इसे खत्म कर देता है। और इस सेल को हम कॉमनली वी कॉल दिस सेल एज बटन सेल। ये स्टील वाले छोटे छोटे जो सेल होते हैं टॉयज में यूज करते हैं या एलईडी टॉर्च वगैरह होती हैं उनमें यूज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे ड्राई सेल, स्टील सेल, या वॉचेस जो होती है, हैंड वॉच जो होती है, रिस्ट वॉच, उनके अंदर भी हम इनको यूज करते हैं। सो दिस वाज अबाउट प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के दो एग्जांपल थे वो हमने कर लिए। नेक्स्ट ये है सेकेंडरी सेल्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेलों को लेकर। सेकेंडरी सेल्स के भी देयर आर टू एग्जांपल। फर्स्ट इज लेड स्टोरेज बैटरी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए इस बार आप लार्ज मिलकर बनाओ, लार्ज कंटेनर बनाओ एंड डिवाइडेड इनटू 6 पोर्शंस बाय कोरस लाइंस। इस तरह से, और हर सेल के अंदर आप हर पार्टीशन में एक एक इलेक्ट्रोड लगाओ, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं ये अलग अलग होते हैं, तो इनको आप चेंज करके बनाओ लाइक दिस। जो ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन इस पूरी बैटरी को सेल कंपार्टमेंट में बदल देती है। ये जो पार्टीशन है ये एक सेल बनाने का काम करती है, कि इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड और हर इलेक्ट्रोड जो है वो अपने आप में एक सेल का काम करता है। इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर 6 सेल्स। इसमें 6 सेल्स, इसलिए सेकेंडरी सेल का काम करता है। हर सेल में जो पोटेंशियल वोल्ट होती है, पोटेंशियल सप्लाई होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 वोल्ट का होता है। सिंस इसके अंदर 6 सेल्स हैं तो इसलिए इनकी टोटल पोटेंशियल सप्लाई कितनी हो जाएगी, 12 वोल्ट्स। मतलब जो बैटरीज होती हैं, हैवी बैटरी, व्हीकल बैटरी होती है या हाउसेज में जो बैटरी होते हैं, दे आर ऑफ 12 वोल्ट सप्लाई।
और ईच कंपार्टमेंट एंड देन इज फिल्ड विद, हर कंपार्टमेंट के अंदर फिर इलेक्ट्रोलाइट लगाया जाता है। द इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया गया दैट इज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4, जिसकी इनिशियल ग्रेविटी होती है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 38% बाय मास। ये इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ड्रॉप होती चली जाएगी वैसे वैसे बैटरी की एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। जब काफी ड्रॉप हो जाएगी देन एट दैट टाइम जब इसकी कंसंट्रेशन 1.30 से रिड्यूस होकर 1.20 पे आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, एट दैट टाइम बैटरी विल रिक्वायर चार्ज, वो हम बाद में करेंगे। आफ्टर दैट दिस इज क्लोज्ड, उसके बाद इनको बंद कर दिया जाता, ये हो गया। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रोड्स यूज किए, दे आर ऑफ, ये 6 के 6 इलेक्ट्रोड लेड के होते हैं, इनमें से 3 आर प्योर इलेक्ट्रोड्स एंड 3 आर इम्प्योर इलेक्ट्रोड्स। तो मान लिया अगर ये है और ये, दे आर प्योर, ये प्योर लेड है, दे आर प्योर, और ये जो है यहाँ पर दे आर इम्प्योर और ये बन गए PbO2 लेड ऑक्साइड। So now let's start their working। अब हम इनका काम शुरू करें। तो वर्किंग में सबसे पहले एनोड, और एनोड में कौन है Pb, क्या होगा इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा Pb+2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज होते किसके पास जाएंगे कैथोड में, और कैथोड में क्या है PbO2, और ये इलेक्ट्रॉन PbO2 होते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में इस बार क्या है इलेक्ट्रोलाइट क्या है किस चीज का हमारे पास में, वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण से ये इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहे, बट ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट को आयोनाइज कर रहे हैं। हर सेल की खास बात ये होगी जितने भी सेल आगे कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट जरूर आयोनाइज होगा तभी वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 फॉर सेक ऑफ बैलेंसिंग हमने इसको डबल कर दिया, तो ये बन जाएगा 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 नेगेटिव। अब देखो इसके अंदर क्या हो कि ये जो हमने लेड लिया था, ये लेड इन 2 सल्फेट में से एक सल्फेट के साथ में कंबाइन करेगा, जब ये लेड आयन में बदल जाएगा तो ये बन जाएगा PbSO4 प्लस, अब क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो प्योर लेड था इट इज कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट। अब आ जाओ किस पर, एट कैथोड। कैथोड में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बने हैं यहाँ पर वो माइग्रेट करके किसके पास आ जाएंगे PbO2 के पास। अब यहाँ पर क्या है SO4, 2 SO4 लिए थे, एक SO4 अब सेकंड स्टेप में यूज होगा, प्लस अब देखो 4 H पॉजिटिव आयन है वो भी यहाँ यूज होंगे, 4 H पॉजिटिव आयन भी यहाँ यूज होंगे। अब देखो आप इसमें ये लेड है, दिस लेड विल कंबाइन विद सल्फेट एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट। ये 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगे इनके पास एक ऑक्सीजन तो 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन के पास 4 नेगेटिव, तो ये हो गए 4H पॉजिटिव, इनके साथ ये कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बन जाएंगे, इट विल फॉर्म 2H2, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये बात होगी हमारी किसको लेकर के, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर। अब फाइंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये इलेक्ट्रॉन्स को भी आपने रिप्रेजेंट करना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन भी होते हैं, दे आर गेन बाय सल्फेट। यहाँ देखो लेड, जो लेड है इसके अंदर कैसा चार्ज है +4, और यहाँ जो लेड है उसमें कैसा चार्ज है +2, तो एक लेड जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Pb4 से वो Pb2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड टेक्स प्लेस। तो ये कब हो रहा है, दिस प्रोसेस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब व्हेन वी यूज द बैटरी, जब हम बैटरी को यूज करें। सो व्हेनेवर वी ब्रिंग बैटरीज टू आवर हाउस देन द सप्लायर ऑलवेज आस्क अस टू यूज द बैटरी फर्स्ट एंड देन कनेक्ट इट टू चार्जर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स पहले से भरे हुए, रिएक्शंस पहले से हो चुकी है उसके अंदर, सो इट इज फिल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम उसको यूज करेंगे तो यूज करने पर देखो होगा क्या, उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दोनों जगहों पे यूज हो रही है, एनोड पर भी यूज हो रही है और कैथोड पर भी यूज हो रही है। तो ऐसा करने जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन
1.30 से घट के 1.20 पर आ जाएगी। तो रिएक्शन करवाने वाला कौन है यहाँ पर? मेन इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम बैटरी को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन का मतलब हो कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड खत्म होती आ जाएगी। अब जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं होगी तो रिएक्शन आगे दोनों स्टेप में प्रोसीड नहीं कर सकते। देन वी से दैट बैटरी रिक्वायर्स चार्ज। तब हम बोलेंगे बैटरी में चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो जब हम चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग के टाइम में क्या हो जाएगी, जैसे लिखा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अब आ जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होगा, टर्न द एरोस, जो आपने लिखे हैं वो एरो बदलेगा। ये रिएक्शन सारे रिवर्स हो जाएंगे, सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। सो व्हेन यू आर राइटिंग ड्यूरिंग द चार्जिंग, तब आपने ये रिएक्शन जो डिस्चार्ज में लिखे थे वो उल्टे करने, और जब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है तो इसका एरो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन। So this is the reaction that takes place in secondary cell. Secondary cell batteries, lead storage battery की बात है। lead storage battery की efficiency की बात होगी, there is of 12 volt supply, 12 volt supply है, and it can be used again and again। जब तक सल्फ्यूरिक एसिड की क्वालिटी खराब नहीं होती तब तक हम इसको कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट भी है secondary cell is Nicard cells और निकल कैडमियम cells। सेकंड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी Nicard cell, या दूसरा नाम है निकल कैडमियम सेल। इसके अंदर जो प्योर एलिमेंट है वो कैडमियम होता है और जो निकल है वो कंपाउंड के रूप में होता है। अब आप देखो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन फॉर दिस, सो वी विल डायरेक्टली हैव द वर्किंग। इसके हम सीधे वर्किंग के बाद में बात करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट इज KOH। KOH इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज हुआ है इसके अंदर। अब आप देखो वर्किंग की अगर हम बात करें इसके अंदर, हाउ द वर्किंग टेक्स प्लेस, तो पहले हो गया एट एनोड। एनोड आपको बता दिया कौन हो गया इसमें, प्योर कैडमियम। तो ये हो गया कैडमियम। कैडमियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा, कैडमियम आयन बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम इसको डबल करते हैं। तो क्या होगा, अब आप इसमें ये जो OH आयन बने हैं उन दो OH आयंस को इसके साथ मिले। जब इन दो OH आयंस को इसके साथ मिलाओगे तो इट विल फॉर्म द कंपाउंड। इसमें कंपाउंड बन जाएगा CdOH प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कंपाउंड बन जाएगा। आफ्टर दैट ये हो गया एनोड। अब आप किस पे आ जाओ, कैथोड। कैथोड के ऊपर आ जाओ। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड किस चीज का है, निकल है, एंड निकल इज इन द फॉर्म ऑफ NiO2। निकल है NiO2 के साथ, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर यूज होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ होते हैं। अब इसके साथ में यूज करके दिस विल बी कन्वर्टेड टू निकल NiOH। जैसे लेड वाले एसिड के अंदर दोनों ही लेड किस में कन्वर्ट होते हैं, सल्फेट में कन्वर्ट। यहाँ इसी प्रकार से दोनों ही मेटल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट। अब इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर OH आयन विल बी प्रोड्यूस्ड। OH आयन बनेंगे इसमें। ये जो दो OH आयन बने ये अब इस प्रोसेस के अंदर यहाँ काम आएंगे, उसके बाद प्रोसेस चलेगी एंड दिस विल रिपीटेडली टेक प्लेस। जैसे ये इसका इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएगा, इट विल रिक्वायर रिचार्जिंग। तो ये जो प्रोसेस अभी हम लिखी, ये तो कौन सी हुई, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। रिचार्जिंग में क्या करना, जब ये इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएगा तो आपने इस प्रोसेस को यहाँ लिखना ड्यूरिंग रिचार्जिंग, और रिचार्जिंग या चार्जिंग तो अपने एरो का निशान उल्टा। नेक्स्ट वी विल हैव फ्यूल सेल्स। अब है हमारे पास में फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स जैसा कि पहले बताया था, दे कंसिस्ट ऑफ फ्यूल। इनमें फ्यूल यूज होता है। एक कॉमन जो फ्यूल सेल है विच इज कॉमनली यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट इज H2O2 सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के नाम से बोलते हैं इसको। सेल और फ्यूल सेल दोनों, ठीक है। अब आ जाओ इसके कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये एक बड़ा सा बीकर बना दिया हमने, ये इसका कंटेनर होगा, एंड इनसाइड इट वी हैव प्लेस्ड 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। इसमें 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड विद अ गैप बिटवीन देम ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ में गैप है।
और जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की दोनों तरफ में एक खास बात ये है दैट इट इज ऑफ पोरस नेचर। ये पोरस इलेक्ट्रोड, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये हो गया पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है तो इस बार ये दोनों तरफ में यूज हो रहा है, तो कैथोड एनोड हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ हम ऑक्सीडेशन का काम यूज करते हैं। अब ये दो चीजें हमारे पास है, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन कौन करेगा? हाइड्रोजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो लेफ्ट की तरफ में कौन होगा? फिर ऑक्सीजन होगा। तो ये हो गया लेफ्ट एंड इट इज फिल्ड विद हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का हाइड्रोजन में होगा, तो ये हो गया इनलेट फॉर H2 गैस। ये हाइड्रोजन गैस है, ये बंद कर दिया हमने इसको भर के इसके बाद। अब ऐसे दूसरी तरफ सेकंड साइड में, तो यहाँ कौन हो जाएगा? जिसमें रिडक्शन होनी है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन काम कौन करेगा? ऑक्सीजन इनलेट, यानी गैस ऑक्सीजन को भरने के लिए हो गया। तो ये फ्यूल सेल हो। इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा अमाउंट के अंदर KOH एज इनिशियल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया जाता है ताकि रिएक्शन को शुरू करवाएं। उसके बाद KOH के द्वारा जो OH आयन है उनका यूज हो गया, इसका यूज से फिर ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा, फिर वाटर बनेगा और वाटर इसके अंदर फिर इलेक्ट्रोलाइट का काम भी करना शुरू कर देगा। सो दिस इज द वर्किंग, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ स्टार्ट विद वर्किंग। अगला जो काम है वर्किंग है, तो वर्किंग में भी आपको पता है एट एनोड, और एनोड में कौन है इस बार? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा लाइक दिस प्लस। और देखिए इसके अंदर क्या खास बात रहेगी कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये जो KOH है हर बार ये होता है, इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं, तो ये 4KOH तो आप ये बन जाएगा 4K पॉजिटिव प्लस ये 4OH नेगेटिव आयन। जो हर रिएक्शन के अंदर हमारे K आयन बने हुए हैं, ये K आयन जो है वो रिएक्शन को किसी भी सेल के अंदर रोकने का काम नहीं करते। दूसरा ये आयनिक फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं कंडक्शन में ही हेल्प करते हैं, बिकॉज आयंस दे हेल्प इन कंडक्शन। तो अब देखो यहाँ पर जो OH आयंस बने हैं, ये OH आयंस यहाँ हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करने का काम करते हैं। तो वो कैसे जुड़ेंगे? तो इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं, दिस इज 4H2 प्लस 4OH नेगेटिव। अब ये देखिए ये बन जाएंगे 4H2, 4H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये बन गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन अब कहां पर आ जाएंगे? एट कैथोड। कैथोड में कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन और प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो खास बात, यहाँ जो 4 पानी के मॉलिक्यूल बने हैं, इनमें से 2 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ यूज होंगे, और यूज होने पर ये वापस जो 4 OH इसमें लगे ना, उन्हीं 4 OH को बनाने का काम करेंगे। अब आप देखो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन, 4OH नेगेटिव आयंस। ये जो 4OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, ये फिर स्टेप पर आ जाएंगे, इनसे फिर 4 पानी बनेंगे। 4 पानी में से 2 पानी यहाँ यूज होंगे, यानी कि हर स्टेप के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट। हर स्टेप में 2 पानी के मॉलिक्यूल बचते हैं। एक बार रिडक्शन, एक बार ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन। तो इस पूरे एक स्टेप के अंदर, पूरे एक रेडॉक्स रिएक्शन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट एज प्रोडक्ट। ये क्योंकि इस पूरे रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही बाई प्रोडक्ट है और वो क्या है? वाटर। तो इस रिएक्शन का फायदा ये होगा, इस फ्यूल सेल का फायदा ये होगा कि इसकी जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? वाटर, एंड कैन बी यूज्ड एज ड्रिंकिंग पर्पस, इसे पिया भी जाता है, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन कंटेमिनेशन, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज। तो जो फ्यूल सेल्स होते हैं इनकी जो एफिशिएंसी होती है, इट इज अबाउट 83%। 83% एफिशिएंसी होती है। वही जो बाकी जितने 4 टाइप के सेल हैं, दे हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 40%, यानी उनमें केमिकल्स इतने ज्यादा होते हैं 60% तो एनर्जी उनके केमिकल्स द्वारा ही कंज्यूम हो जाती है। इसमें हमने केमिकल्स यूज ही बहुत कम किए। फ्यूल सेल यूजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल्स, इसकी एफिशिएंसी क्या है? 83 ग्रेटर देन 97% तक के फ्यूल सेल्स हैव बीन डिवाइस्ड। सो दिस वाज अबाउट फ्यूल सेल। फर्स्ट फ्यूल सेल यूज्ड was during Apollo moon flights, which was weighing of 200 kilograms. जो
अपोलो मून फ्लाइट के दौरान में पहला फ्यूल सेल यूज किया गया था, दैट वाज ऑफ 200 किलोग्राम। रिएक्शन से जो पानी बन रहा था दैट वाज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स एंड इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ कंटीन्यूअस ऑफ 11 डेज। इतने दिनों के लिए अगर हमारे को इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो by a thermal process we would require tons of coals, we would require tons of fuel for that। और यहाँ कितने से काम चल रहा है, सिर्फ 200। so that means we can say that fuel cells have high efficiency in them। so that was about cells। now the last topic of this chapter is associated with this same process and that is rusting। रस्टिंग और कोरोजन। कोरोजन इज द इनिशियल वर्ड। कोरोजन जो होता है ये क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द स्लो ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ मेटल इन विच इट्स सरफेस इज डिग्रेडेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी मेटल की सरफेस धीरे धीरे करके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण खराब हो जाती है। जब ये मेटल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में खराब होता है तो उस समय ये मेटल हो सकता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड में बदल जाए, किसी एटमॉस्फेरिक एसिड रेन के कारण से सल्फेट में बदल जाए, फॉस्फेट में बदल जाए, कार्बोनेट में बदल जाए। मींस मेटल जो होता है उसकी अपर लेयर जो होती है इट इज कन्वर्टेड टू सम कंपाउंड फॉर्म एंड दैट कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज कोरोजन। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल का सरफेस जो है वो रिएक्शन करके और धीरे धीरे खराब हो गया और मेटल किसी दूसरे कंपाउंड में बदल गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन का एक स्पेशल केस क्या है, रस्टिंग। एंड रस्टिंग इज फॉर आयरन। रस्टिंग जो होती है वो सिर्फ आयरन के लिए होती है। सो वी हैव थ्योरी फॉर रस्टिंग। हमारे सिलेबस में जो है वो है इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग की जो प्रोसेस है ये वैसे तो आपने कई क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूनिट में क्यों दे रखा है, बिकॉज क्योंकि रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसी ही है। नाउ लेट्स सी हाउ, किस प्रकार से होता है रस्टिंग का काम। फॉर दैट सपोज कि हमारे पास ये एक आयरन पीस हो गया, दिस इज अ प्योर आयरन पीस। From atmosphere by rain or by some other methods water is collected over it। ये क्या है, प्योर आयरन। और इसके ऊपर ये क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स, these are water molecules। अब वाटर मॉलिक्यूल्स ये सारा काम कहाँ हो रहा है, इन एटमॉस्फेयर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे रेडिली कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि ये वाटर हो गया जो किसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई जो पानी बहुत तेजी के साथ मिलती है और मिलते ही ये बनाएगी H2CO3। और यही H2CO3 हमें कहाँ मिलती है, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में देखा होगा आपने, वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस, तो उसमें पानी होता है, तो यूज करके क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड। वही कार्बोनिक एसिड कहाँ बन रही है, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। तो ये कार्बोनिक एसिड विल सर्व एज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये एसिड है तो किसका काम करेगी, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगी। और इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में कौन है, देखो ये कहां बना है, ये इलेक्ट्रोलाइट कहां बन रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो मेटल के टच में जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन विल टेक प्लेस। तो ये हो जाएगा H2CO3 प्लस ये हो गया मेटल। और मेटल ने क्या काम करना है, ऑक्सीडेशन का काम करना है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये क्या बन जाएगा Fe+2 प्लस ये आयोनाइज हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव। ये हो गया काम। अब देखिए आगे की तरफ, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट इन स्टेप वाइज प्रोसेस, तो जो काम अब तक हमारा हो लिया वो क्या हुआ था कि ये आयरन आर्टिकल था, इसके ऊपर क्या बन गया था H2O प्लस CO2 एंड इट फॉर्म्स H2CO3। आयरन के कांटेक्ट में है प्योर आयरन का, तो आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन के इलेक्ट्रॉन लूज करते ही क्या होगा, आयनाइजेशन का काम करता है। तो जो H2CO3 हमने लिया वो क्या करेगा, आयनाइज हो जाएगा। ये बन के हमने डबल कर दिया इसको, तो इस तरह से आयनाइजेशन का काम हो गया इसमें, लाइक। अब देखिए दूसरा काम क्या हुआ,
आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन जाएगा Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा काम हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन का काम हुआ। इसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई है ऑक्सीडेशन की दैट इज 0.44 वोल्ट। अगर हम आयरन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो दैट इज 0.44 वोल्ट। ये हो गया। अब नेक्स्ट इज ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? दे विल गेन बाय आयंस, और वो उनको कौन गेन करेगा? हाइड्रोजन आयन गेन करेंगे। तो देखो ये हो गया ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और ये हो गया हाइड्रोजन आयंस जो एसिड के टूटने पर बने थे, जो कंटेनर के ऊपर है, प्लस अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स जो किसने लूज किए थे? आयरन ने जो लूज किए थे। तो ये क्या करेगा? देखो अब आप इनकी प्रोसेसिंग को करोगे तो ये इस तरह से, अब ये कंबाइन करके दे विल फॉर्म H2O। तो कौन सा काम हो रहा है इसके अंदर? रिडक्शन टेक्स प्लेस, या रिडक्शन हो रही है, जिसकी रिडक्शन वैल्यू है 1.23 वोल्ट। इनकी रिडक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1.23 वोल्ट्स। तो अगर किसी सॉल्यूशन का pH इज ग्रेटर देन 9 और 10, अगर किसी मेटल के ऊपर, आयरन मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है उसका pH 9 और 10 से ज्यादा है तो कोरोजन विल नॉट टेक प्लेस। मतलब कोरोजन होने के लिए pH कितना होना चाहिए? 9 या 10 से कम होना चाहिए। अंडर दिस कंडीशन वी हैव एसिडिक फॉर्मेशन, एसिड फॉर्मेशन होगी, एसिड होगी तो रिएक्शन विल टेक प्लेस फास्ट। तो ये हुआ pH का रोल इसके अंदर। अब हम अगर हम इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन बदलना पड़ेगा। और रिडक्शन जब आप इनको बदलोगे तो वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? आपको चेंज करनी पड़ेगी। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे देन वी विल हैव, तो देखो क्या हो जाएगा इनके अंदर, ये बनाएगा हमारा द ओवरऑल सेल्फ में भी रिप्रेजेंटेड एज 2Fe। अगर हम इसको 2 से बैलेंस करके चलें 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव एरो 2Fe+2 प्लस